हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान का एक टॉपिक आवर्त सारणी या इसको आधुनिक दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं, इसको समझेंगे और इसके बाद इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जो भी चीज़ें बताई जाए उसको स्क्रीन में देखते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोई तत्व अगर लिखा होता तो उसको लिखते कैसे हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल लेटर में ओ लिखोगे, ये कहलाता है ऑक्सीजन का प्रतीक, और इसके नीचे इसका परमाणु क्रमांक 8 लिखा होता है, और इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे 16, जो कि इसका परमाणु भार कहलाता है या इसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ये तो होता है किसी भी तत्व को लिखने का तरीका, ये होता है सिंबल। आवर्त सारणी को अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं आवर्त सारणी के ऊपर, लेकिन आवर्त सारणी को समझने से पहले थोड़ा से इसके पहले भी जाके देखते हैं कि आवर्त सारणी को किसने बनाया या इसके पहले भी किसने प्रयास किया। उन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आवर्त सारणी को बनाया क्यों गया। दरअसल जो हमारे प्रकृति में बहुत सारे तत्व की खोज हुई थी शुरुआत में तो एक वैज्ञानिक थे डाबे राइनर, इन्होंने बताया था प्रकृति में 56 तत्व होते हैं। इसके भी पहले कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों को खोजा और उसके बाद ये बताया कि कुछ तत्व होते हैं जो एक दूसरे से गुण में समानता दिखाते हैं। उन्हीं तत्वों को एक क्रम में रखना, उनकी एक स्पेशल संरचना बनाना ताकि उनको एक ही ढंग से समझा जा सके। तो इस तरह से तत्वों को एक निश्चित प्रकार से उनके गुणों के आधार पर जो सीरीज बनाई गई, उनको रखा गया, ये कहलाती है आवर्त सारणी। लेकिन बाद में ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से प्रचलित है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके पहले भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने समझाया कि आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया। जैसे एक वैज्ञानिक थे प्राउट, जिनका नाम था प्राउट, उन्होंने भी कुछ बनाया लेकिन कुछ तत्वों तक ही सीमित रहे। उसके बाद आए थे डाबे राइनर, जो कि देख रहे हो आप स्क्रीन पे। डाबे राइनर ने क्या बताया था कि उन्होंने बताया कि कुछ तत्वों का जोड़ा बनाया, जिनमें से तीन तत्वों का जोड़ा बनाया। जैसे समान गुण वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कर 3 तत्वों का एक समूह बनाया उन्होंने, यानी तीन तत्वों का एक जोड़ा बनाया और उनका इस तरह से तत्वों को लिया कि उनका परमाणु भार बढ़ता रहा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका उन्होंने परमाणु भार के आधार पर शुरुआत में तत्वों को रखा था। जैसे देखो इसमें परमाणु भार है लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो उन्होंने परमाणु भार के क्रम में रखा और उन्होंने बताया कि पहले तत्व तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, पहले तत्व तथा तीसरे तत्व के जो परमाणु भारों का एवरेज है, औसत है, वो दूसरे के बराबर होगा। यानी उन्होंने इस तरह से परमाणु भार के क्रम में तत्वों को रखा ताकि तीन तत्वों को रखा। इस प्रकार से ऐसे तत्वों को ढूंढा कि पहले वाले का और तीसरे वाले का परमाणु भारों का जोड़ का बटे 2, मतलब औसत, दोनों का औसत बीच वाले के बराबर हो। तो कहा कि इनमें तीनों में समानता होगी। इस तरह से उन्होंने कुछ सीमित मात्रा में ही कुछ तत्वों को खोजे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया। इसके बाद देख रहे हो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया, इनमें समानता मिली, इनकी बात यहाँ तक सही रही। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम में समानता सही रही। तो कुछ ही तत्वों में इन्होंने कुछ ही तत्वों में दिखा पाया कि पहले और तीसरे का जो जोड़ है उसका औसत, पहले तीसरे का औसत दूसरे के परमाणु भार के बराबर होगा। इस तरह से कुछ ही तत्वों तक ये सीमित रहे। तो ये नियम कहलाता है डाबे राइनर त्रिक नियम। 3 तत्वों को लेकर उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे का औसत दूसरे के बराबर होगा। तो इस तरह से कुछ तत्वों तक ही सीमित रहे। इसके बाद भी कुछ वैज्ञानिक आते रहे। इसके बाद वैज्ञानिक है न्यूलैंड, जो कि उन्होंने बताया अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब जैसे सुर में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 होते हैं। तो 7 के बाद 8वां आता है। उन्होंने इस तरह से देखो, जैसे स्क्रीन में देखो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मान के चलते हैं, पहला अगर तत्व है हाइड्रोजन, तो इसका जो गुण होगा 7वें के बाद 8वें तत्व के से समानता दिखाएगा। जैसे हाइड्रोजन के बाद 7
7 अगर हाइड्रोजन को परमाणु भार 1 होता है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ सातवें तक हो गया। 7वें के बाद जो भी 8वां होगा वो होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का गुण हाइड्रोजन से समानता रखेगा। इसी प्रकार लिथियम के बाद 7 के बाद 8वां जो भी आएगा सोडियम मिलता है, उसके गुण समानता दिखाएंगे। बेरिलियम के बाद 7 के बाद इसी तरह जोड़ने के बाद जो मैग्नीशियम आएगा 7वें के बाद 8वां, वो मैग्नीशियम और बेरिलियम का गुण समानता दिखाएगा। इसके बाद जैसे बोरान है और बोरान के बाद 8वां जो भी आएगा 7 के बाद 8वां, वो एल्यूमिनियम से समानता दिखाएगा। तो इस तरह से इन्होंने संगीत के सुरों के आधार पर बताया था कि जो भी तत्व है उसका 7वें के बाद 8वां जो तत्व आएगा उसको क्रम से इस तरह से अरेंज करके रखा ताकि उनका गुण समानता दिखा सके। ये गुण तो कुछ तत्वों तक सीमित रहा। इसके बाद ये न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये भी फेल हो गया। इसके कुछ फेल होने के कारण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया। हल्के तत्वों का मतलब जिनका परमाणु क्रमांक कम रहा या परमाणु भार कम रहा, उन्हीं तत्वों तक ये सीमित हो पाया। दूसरा, न्यूलैंड की परिकल्पना के अनुसार प्रकृति में मात्र 56 तत्व होते हैं तथा कोई नया तत्व नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया था कि इस प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, इसके बाद कोई तत्व मिलेगा ही नहीं। लेकिन कालांतर में कई तत्वों की खोज हुई, जैसे आज के टाइम पर कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इनकी भविष्यवाणी गलत रही, इनका नियम कहीं ना कहीं फेल रहा। इसके बाद देखते हैं, जैसे न्यूलैंड के आवर्तीय वर्गीकरण को सफलता नहीं मिली क्योंकि केवल कैल्शियम तक के तत्वों ने ही अष्टक सिद्धांत का पालन किया। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया था कि 7वें के बाद जो भी 8वां होगा उसका गुण पहले वाले से समानता दिखाएगा। तो इनका नियम कुछ हद तक तो सीमित रहा। जैसे कार्बन का गुण 8वें के बाद 8वां कार्बन के बाद मिलेगा, सिलिकॉन तो समानता दिखाया। लिथियम के बाद सोडियम की समानता रही। लेकिन इसके बाद यहाँ तक तो इनका सही रहा, कैल्शियम तक। कैल्शियम के गुण जिंक से समानता दिखाएगा, या बेरिलियम का मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का कैल्शियम से, कैल्शियम का जिंक से। लेकिन इसके बाद क्रोमियम का इट्रियम से, टाइटेनियम के इंडियम से, इनसे भी समानता दिखाना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे जाके समानता नहीं दिखा पाए और इनका नियम संभवतः फेल नजर आने लगा। और इन्होंने बताया था केवल 56 तत्व ही खोज, उस टाइम पे 56 तत्व थे, तो इन्होंने बताया कि केवल भविष्य में 56 तत्वों की ही खोज होगी, कोई नए तत्व नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका भी नियम गलत रहा। यानी आप समझ रहे होगे कि कैसे तत्वों को व्यवस्थित करना, उनके गुणों को कैसे अरेंज करना, इसके पीछे बहुत दिन से वैज्ञानिक लगे हुए थे। इसके बाद आते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ ने कहीं बहुत हद तक आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज करा। बहुत हद तक उनका जो भी अरेंज करने का तरीका था वो सही निकला। तो हम लोग मेंडलीफ को ना समझते हुए सीधा आते हैं अपने आधुनिक आवर्त सारणी पे, जहाँ से हमको प्रश्नों को बहुत समझेंगे। बहुत प्रश्न यहाँ से आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी से। तो अब हम लोग चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं आधुनिक दीर्घ आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म। तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी भी इसको कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस आवर्त सारणी को किसने बनाया, तो इस आवर्त सारणी को बनाया था हेनरी मोजले ने। किसने बनाया? हेनरी मोजले। ये आवर्त सारणी जो आज चल रही है इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, वो आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको बनाया था हेनरी मोजले। इसके पहले जो वैज्ञानिक थे वो मेंडलीफ, उन्होंने परमाणु भार के क्रम में तत्वों को रखा था, यानी जिसका परमाणु भार बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और आवर्त सारणी को बनाया था। तभी वो कहीं ना कहीं फेल थे। लेकिन इसके बाद हेनरी आए, इन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा तत्वों को। देखिए हम लोग समझते हैं आधुनिक ये जो सारणी है इसमें समझ लेते हैं पहले। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके बाद इन्होंने और आगे इधर परमाणु क्रमांक 2 हीलियम को रखा। इसके बाद परमाणु क्रमांक 3 लिथियम को रखा। उसके बाद बेरिलियम को रखा परमाणु क्रमांक 4। उसके बाद 4 के बाद आगे 5 परमाणु क्रमांक वाले बोरान को रखा। फिर 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, एनीनियन 10। फिर इसके बाद 11 सोडियम, मैग्नीशियम का 12, 13 एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह से परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो आजकल या जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पहला ही प्रश्न बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखी गई है।
अब हम लोग और भी चीज़ें समझते हैं इसमें होती क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो क्षैतिज का मतलब जो ऐसे ऐसे खींचे हुए हैं खाने, ये है आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ऐसे जो कॉलम बने हुए ये आवर्त कहलाते हैं। अब प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या बराबर नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 आवर्त होते हैं। और देखते हैं, आवर्त को अंग्रेजी में पीरियड्स कहते हैं, PERIOD। तो ये है आवर्त। कितने आवर्त हो गए? 7 आवर्त। ये देखिए, अब इसमें आवर्त हो गए 7, और इसमें कुल ऊर्ध्वाधर खाने, ऊर्ध्वाधर मीन्स ऐसे करके, ये यहाँ से यहाँ तक ऊर्ध्वाधर खाने कुल इसमें 18 हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जाके 18 खाने हैं। तो ये है 18 खानों से बनी आवर्त सारणी जिसमें ऊर्ध्वाधर खाने 18 हैं। तो ये कहलाते हैं वर्ग। जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं इन्हें वर्ग कहते हैं। तो कुल मिला के 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अब इन 18 वर्ग और 7 आवर्तों को डिवाइड किया गया है। देखिए, समझते हैं कैसे, किस तरह से ये आवर्त सारणी जो भी बताई जा रहा है, ये सिर्फ आवर्त सारणी के बारे में बताया जा रहा है। इसके आवर्त जैसे 18 वर्ग क्यों हैं, 7 आवर्त क्यों हैं, तो इसके पीछे बाद में चीज़ें समझेंगे। पहले सिर्फ समझते हैं कि हाँ, इसमें होता क्या है क्या क्या चीज़ें। उसके बाद देखो, वर्ग 1 और वर्ग 2 इनको बोला गया कि ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? एस ब्लॉक के तत्व। अब एस ब्लॉक नाम क्यों रखा है इसको हम लोग नहीं समझेंगे यहाँ पे, अभी केवल समझते हैं कि आवर्त सारणी में होती क्या क्या चीज़ें हैं। इसी प्रकार वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। देखिए, यहाँ पे दे रखा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व इधर दे रखा था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक तीर का निशान है। तो ये दोनों वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग 13वें से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाते हैं डी ब्लॉक तत्व, और इनको हम लोग ट्रांजिशन तत्व कहते हैं या फिर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रांजिशन तत्व, हिंदी में संक्रमण तत्व कहते हैं। तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें एक होता है एफ ब्लॉक के भी तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में कोई आवर्त में नहीं रखा गया, उनको बाहर रखा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों में 2 तरह की सीरीज होती हैं, 2 तरह की 2 सीरीज। जैसे ये देखो, ये है एफ ब्लॉक, ये जो 2 आवर्त जो 2 सीरीज बनी है, 2 सारणी बनी है, ये कहलाती है एफ ब्लॉक के तत्व। तो इनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। इसका यही आजकल के जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसका दोष है। इसमें पहली श्रेणी का नाम होता है लैंथेनाइड सीरीज श्रेणी, और दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें 14 तत्व होते हैं दोनों में। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड करके रखा है। अब समझते हैं कि और भी चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए, आवर्त सारणी को समझते हैं। ये जो आवर्त सारणी है, जो पहला वर्ग होता है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातुओं का वर्ग। इसमें सभी धातुएं होती हैं। धातुओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, बहुत सक्रिय होती हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धातु बनती है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं वे धातुएं होती हैं। तो वर्ग एक है, इसको बोलते हैं क्षार धातुओं का तत्व। क्षार धातु या क्षारीय धातुएं। तो ये हो गया पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी होती हैं क्षारीय धातुएं। इसके बाद जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुएं, पहला है क्षारीय धातुएं, दूसरी है क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वर्ग 2 में आते हैं। इसी प्रकार से अब आते हैं यहाँ वर्ग 13 से लेकर जो वर्ग 18 तक के तत्व, इनको समझते हैं। तो वर्ग 18 को हम लोग अक्रिय गैसों का तत्व भी कहते हैं, अक्रिय गैसों का वर्ग भी कहते हैं। अक्रिय गैसें क्यों? क्योंकि इसमें सभी की सभी गैसें जो बहुत कम क्रियाशील होती या ना के बराबर या क्रियाशील होती नहीं है, तो ये होती हैं अक्रिय गैसों का वर्ग। इसको हम लोग शून्य वर्ग भी कहते हैं। देखो लिखा भी है ऊपर, इसको कहते हैं जीरो वर्ग या शून्य वर्ग कहते हैं।
इसमें अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं इनको। इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडान, इस तरह से इसमें मुख्यतः ये गैसें होती हैं। ये जो वर्ग 17 है इसको बोलते हैं हैलोजन परिवार के तत्व, इनको इनको बोलते हैं हैलोजन वर्ग। तो जैसे इसमें है ये हाइड्रोजन जो लिखा है, ये हाइड्रोजन में गिनती नहीं आती इसकी, यही श्रेणी आवर्त सारणी का अपवाद है कि हैलोजन में भी हाइड्रोजन को रखा गया है, और इधर देखो तो पहले वर्ग में भी हाइड्रोजन को रखा गया है। पहले वर्ग में और 17वें वर्ग में दोनों में हाइड्रोजन रख सकते हैं, यही इसकी दो सही आवर्त सारणी का आज। तो वर्ग 17 में कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये कहलाते हैं हैलोजन वर्ग। इसी प्रकार वर्ग 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। वर्ग 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन, टिन होता है, पीबी, लेड होता है। और वर्ग 13 में है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोबियम। तो इस तरह से ये वर्ग होते हैं। तो वर्ग 17 को हैलोजन वर्ग, वर्ग 16 को ऑक्सीजन का परिवार का वर्ग या फिर इसको कैल्कोजन वर्ग भी कहते हैं। वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार या पिकोजन वर्ग भी कहते हैं। वर्ग 14 होता है कार्बन वर्ग परिवार और वर्ग 13 बोरान परिवार। तो ये अलग अलग वर्ग होते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा सिंबल समझते हैं। इसमें लिखा है, यहाँ अभी तत्वों को समझेंगे। यहाँ जैसे अगर किसी में जी लिखा है तो इसका मतलब वो गैस है, किसी में अगर एल लिखा है तो इसका मतलब वो लिक्विड है, द्रव है, किसी में अगर एस लिखा है तो इसका मतलब सॉलिड है, और किसी में अगर नॉट फाउंड क्रॉस लगा है तो इसका मतलब प्रकृति में नहीं पाया जाता। प्रकृति में सिर्फ इस 118 इन तत्वों में प्रकृति में सिर्फ 92 तत्व ही पाए जाते हैं, बाकी के तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते, उनको कृत्रिम द्वारा बनाया गया है। ऊपर की संख्या जो लिखी है उसको एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो अक्षर लिखा उसको सिंबल कहते हैं, प्रतीक कहते हैं, प्रतीक कहेंगे। और नीचे उसका नाम लिखा है, जैसे ओ को ऑक्सीजन कहेंगे। और एटॉमिक मास या परमाणु भार इसका लिखा है। परमाणु भार हम लोगों ने इसका 16 याद रखा, लगभग 16 होता, 15.999 होता है। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके तत्वों को समझ लेते हैं थोड़ा से। देखिए जैसे यहाँ पे गैस, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। इसका परमाणु क्रमांक ऊपर लिखा 1 और परमाणु भार 1.008 लगभग 1 के इक्वल होता है। तो ये जितने भी हैं, खासकर जो भी ये वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व हैं, ये सभी धातुएं हैं, सभी सॉलिड धातुएं। देखो सभी के साथ एस लिखा होगा, तो ये सभी क्षार धातुएं हैं। पहले वर्ग की क्षार धातुएं, वर्ग 2 की क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये सभी सॉलिड है और सभी मेटल्स हैं, सभी धातुएं हैं। इसी प्रकार से वर्ग 18 में सभी गैसें हैं। देख लो सबके ऊपर जी लिखा है, सभी गैसें हैं। और लास्ट का जो लिखा है ओजी, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसको मानव ने बनाया है, कृत्रिम द्वारा बनाया गया। तो ये क्रॉस लगा इसके ऊपर, ये प्रकृति में। लास्ट के जितने भी आवर्त 7 के तत्व लिखे हैं, तो ये सभी फ्रांसियम, रेडियम और इसको एक्टिनियम को छोड़कर इसके बाद जितने भी 104 से लेकर 100 यहाँ तक 118 तक जो लिखे हैं, इनमें क्रॉस लगा, इसका मतलब ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखो इधर वर्ग 13 में सॉलिड है बोरान, कार्बन भी सॉलिड है, नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, फ्लोरीन एक गैस है, नियॉन तो गैस है ही है। इस तरह से कुछ गैसें हैं, कुछ तत्व हैं, इनको अभी बाद में एक एक करके वीडियो को रोक कर समझ सकते हो, देख सकते हो। अब हम लोग समझते हैं कि देखो इसमें और एक सिंबल दे रखा है, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन सी है? लास्ट वाली वर्ग की हैं सभी नोबल गैस। धातुएं कौन सी हैं? जो पहले वर्ग की हैं, सभी धातुएं हैं। कुछ इसमें नॉन मेटल्स, लगभग देखो वर्ग पी में जो तत्व होते हैं उनमें अधातुएं होती हैं, उसमें अधातुएं भी होती हैं, धातुएं भी होती हैं और उपधातुएं हैं। और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं लगभग ये भी सभी धातुएं होती हैं। क्षार धातु क्षारीय मृदा एस ब्लॉक में हो गए, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व कहते हैं इनको, ये भी लगभग सभी धातुएं होती हैं और मजबूत धातुएं होती हैं। अब पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर से अगर हम बात करें, ये जो बोरान लिखा है, बोरान से लेकर ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एसबी, एंटीमनी, टेल्यूरियम और ये पोलोनियम और ये एस्टेटाइन, ये सभी उपधातुएं हैं। तो इनका आवर्त सारणी में इसको बनाया भी गया है डार्क से, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
आर्सेनिक नहीं है। ये Sb एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एटी एस्टेटाइन ये उपधातुएं हैं। इनमें धातुओं के और अधातुओं के दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नीचे के जो तत्व हैं, ऊपर के तो सभी अधातुएं हैं, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सभी अधातुएं हैं। लेकिन कुछ तत्व नीचे कुछ धातुएं भी हैं, जैसे टेल्यूरियम, लेड, या फिर नीचे कुछ तत्व धातुएं हैं, लेकिन इसमें डी ब्लॉक के लगभग सभी धातुएं हैं और एस ब्लॉक के भी कुछ, एस ब्लॉक के तो सभी धातुएं हैं, पहले वाले वर्ग के क्षार धातुएं, दूसरे वाले वर्ग की क्षारीय मृदा धातुएं। तो इस तरह से आवर्त सारणी को व्यवस्थित करके बनाया गया है। किसने बनाया था? हेनरी मोजली ने बनाया। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी बनाई गई है। अब इस आवर्त सारणी में हम लोग और भी चीज़ें समझते हैं। पहली चीज़ है इसकी परमाणु त्रिज्या, यानी अगर हम लोग तत्वों की परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो आवर्त सारणी में क्या, कैसे परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या होती क्या है, जैसे समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी सबको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि इसका परमाणु संरचना कैसे बनती है। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एक नाभिक होता होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दूसरी कक्षा में कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते। तो इस तरह से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये बात पहले से पता होनी चाहिए, तब इस आवर्त सारणी को समझ सकते हो अच्छे से। तो इसकी नाभिक से लेकर, जो नाभिक होता है, नाभिक से अंतिम कक्षा के जो बीच की दूरी होती है, ये कहलाती है परमाणु त्रिज्या। तो इसमें अगर हमने देखा कि जो कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है इसका, तो इसमें परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 कक्षाओं की वजह से परमाणु त्रिज्या जो बनेगी इतनी बनेगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की या फिर सोडियम की करते हैं, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका नाभिक होता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसकी अगली कक्षा बनानी पड़ेगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो इसका नाभिक से इसकी त्रिज्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसमें कक्षाओं की संख्या ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कक्षाओं को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमने क्या समझा कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक बढ़ा है उतना ही उतनी परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी। दो देखते हैं, जैसे ही हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। किसी भी वर्ग में, जैसे दूसरा वर्ग हो गया, किसी भी वर्ग में 13वां 14वां या फिर ये 9-10 वाले वर्गों में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी आवर्त में, जैसे मान लो चौथे में, 5वें में, 6वें में, किसी भी आवर्त में पहले दूसरे में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु जो त्रिज्या होगी वो लगभग कुछ कम होती जाती है, छोटी होती जाती है। ऐसा देखो, जैसे मान चलिए कोई तत्व है आवर्त 4 में, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, तो ये सभी आवर्त चौथे में रखें, तो इनके सभी के पास केवल 4-4 कक्षाएं होंगी। जो तत्व जिस आवर्त में है सभी के उसके पास उतनी ही कक्षाएं हैं। इस तरह से इस आवर्त सारणी को अरेंज करके रखा गया है। कोई 5वें आवर्त में तो मतलब 5 कक्षाओं की, इनमें सभी के पास 5-5 कक्षाएं हैं। कोई दूसरे आवर्त में मतलब सबके पास 2-2 कक्षाएं हैं। कोई 7वें आवर्त में सबके पास 7-7 कक्षाएं हैं। अब देखो परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है ऐसे भी, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, लेकिन बाएं से दाएं की ओर जब जाओगे तो उनकी कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो लगभग इनकी परमाणु त्रिज्याएं बराबर हो सकती थी, लेकिन फिर भी छोटी हो जाती हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक का जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसके बाद में हम लोग कभी समझेंगे अच्छे से। सिंपल से यहाँ पे ये समझिए कि किसी भी हम लोग आवर्त सारणी के माध्यम समझते हैं कि अगर ऊपर से नीचे की ओर आओगे, यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, और किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो परमाणु त्रिज्याएं कुछ कम होती जाती हैं, घटती जाती हैं, क्योंकि आवर्तों की संख्या समान रहती है, यानी उसकी कक्षाओं की संख्या समान रहती है, और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आवर्त में बाएं से दाएं की ओर परमाणु त्रिज्या घटेंगी, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेंगी। ये बात सिंपल सी याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं अगली चीज होती है धात्विक गुण,
कि धात्विक गुण कैसे बढ़ेगा, किस तरह से घटेगा। तो देखिए, जैसे धात्विक गुण का मतलब होता है धातु, कौन ज़्यादा धातु प्रबल है, कौन कम प्रबल है। तो धात्विक गुण का मतलब होता है कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो वही उसका धात्विक गुण कहलाता है। तो धात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो अभी हमने बताया जो पहले वर्ग हैं क्षार धातुएं, दूसरे की क्षारीय मृदा धातुएं। फिर इधर से जैसे जैसे हम लोग किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो इसके नाभिक से दूरी भी बढ़ जाती है अंतिम इलेक्ट्रॉन की, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, नाभिक का उस पर आकर्षण कम हो जाता है। तो ये सिंपल से ये समझो कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है, लेकिन किसी भी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटता जाता है। इसमें सभी क्षार धातुएं, फिर क्षारीय मृदा धातुएं, फिर इसके बाद धातुएं तो हैं लेकिन इनका धात्विक गुण इनके अपेक्षा कम है, ये ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा प्रबल हैं, ये घटती जाएंगी। फिर इसके बाद इधर की ओर सभी मिलती हैं, कुछ अधातुएं मिलती हैं, कुछ उपधातुएं मिलती हैं। तो जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो धात्विक गुण घटता जाता है। लेकिन किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे, जैसे इसमें बात करें वर्ग 14, तो ये अधातु है, फिर ये उपधातु मिला, फिर ये उपधातु मिला, फिर इसके बाद नीचे धातुएं मिलना शुरू हो जाती हैं, भले वो दुर्बल धातुएं होती हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो धात्विक गुण क्या होता जाता है, घटता जाता है। और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है। ये बातें सिर्फ याद रखना है। ये को क्यों होते हैं इसके लिए एक एक क्लासेस समझेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में समझना है। यहाँ पे सिर्फ आवर्त सारणी को समझो। इसी प्रकार से अगला गुण होता है विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतीय गुण। विद्युत ऋणात्मकता, तो इसका जस्ट इसका उल्टा होता है। धात्विक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति या ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो जो धातुएं होती हैं उनका वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो इसका मतलब जो अधातुएं होंगी उनका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा। तो इसमें इधर से ये सभी अधातुएं हैं, ये सभी अधातुएं हैं, इधर तो ये धातु, तो ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। लेकिन इसको इस तरह से याद रखो कि पूरी आवर्त सारणी में जो हैलोजन होते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। और हैलोजन कौन होते हैं, वर्ग 17 के तत्वों कहते हैं हैलोजन। तो इसको ध्यान में रखना कि सबसे प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है पूरी आवर्त सारणी में। तो सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यही ग्रहण करेगा। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर इसके बाद क्लोरीन। तो इस तरह से कुछ तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का एक क्रम होता है। तो प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा, तो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। अब हम बात करेंगे किसी भी वर्ग में या किसी भी आवर्त में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर आओगे, तो उसका धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऋण विद्युतीय या विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो। अब किसी भी आवर्त में जाने पर बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो धात्विक गुण घटता जाता है। इसका मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, या ऋण विद्युतीय तत्व तो बढ़ता जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर किसी वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। तो ये दूसरा फैक्ट याद रखना है। एक फैक्ट और समझ लेते हैं, जैसे कोई जो धातुएं होती हैं। अब धातुएं कौन सी हैं, लगभग एस ब्लॉक के सभी धातुएं, डी ब्लॉक में भी धातुएं हैं, और यहाँ भी कुछ नीचे जो है वो धातुएं हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं, यानी जो धातुएं होती हैं वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई भी धातु ले लो, सोडियम लिया हमने, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो बन गया Na2 सोडियम ऑक्साइड। जो भी धातुएं उनके जब ऑक्साइड बनते हैं तो वे होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के, क्षार होते हैं, लगभग वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो भी अधातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इसका मतलब उसकी क्षारकता भी बढ़ती जाती है, उनके ऑक्साइडों की क्षारकता बढ़ती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण घटता है, तो इसका मतलब है कि उनकी क्षारिकता भी घटती जाती है। और किसी भी, तो ये चीज़ें समझ के रखना है। और जो अधातुएं होती हैं वे उनके जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं। जैसे इधर हम बात करें
कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, फास्फोरस के ऑक्साइड हो गए, ये सभी जितने भी अधातुएं हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं। तो अम्लीयता ऊपर से नीचे आने पर इनकी अम्लीयता का जो अम्लीयता होगा वो घटती जाएगी, क्योंकि धात्विक प्रबलता बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखना है। तो इस तरह से हमने आवर्त सारणी को बहुत ही कुछ बातें इसकी समझ ली हैं, और इसके हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं इनको बताना, हम लोग इसके जो प्रश्न करेंगे सॉल्व करेंगे उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसमें से हर चीज़ और भी समझ जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।